उनको उन्होंने शिल्पियों को थमाया और शिल्पियों ने भी उत्साह से, क्योंकि उनको दिख रहा था कि वह हिंदू जाति व्यवस्था में वैसे भी हमारी बड़ी निम्न स्थिति थी और मुसलमान लोग तो इस्लामी बंधुता की भावना मानते हैं, तो उन बड़े उत्साहित हो गए कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो बड़े उत्साह से उन्होंने नए शिल्पों को अपनाया। तो फिर क्या हुआ कि उत्पादन को इतना प्रोत्साहन मिला, इतना प्रोत्साहन मिला कि देखते देखते नगरों का तेजी से विकास हुआ उत्तर भारत में, और उसने नगरीय क्रांति का रूप ले लिया। यह धारणा खंडित हो चुकी है। इसको दो आधार पर हमने खंडन का पॉइंट दिया। एक, इरफान हबीब कहते हैं कि देखिए, जैसे मोहम्मद हबीब पिता है, इरफान हबीब पुत्र हैं, जानते होंगे, लेकिन अपने पिता के थेसिस को काटकर ही वो महान इतिहासकार बने थे। तो वो मोहम्मद हबीब की धारणा का खंडन किया। शिल्प पर उनका भी शोध है, इनका भी शोध। इन्होंने कहा कि देखिए, आरंभ में इन्होंने नए शिल्पों को अपना, जैसे हिंदू जाति व्यवस्था की निचली श्रेणी से जरूर थे, लेकिन वो मुसलमानों को भी शक की दृष्टि से देखते थे। उनको भी लगता था पता नहीं कौन है, क्या है, नहीं है, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जल्दी जुड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। इसलिए शुरू में ये भी ऑब्जर्वेशन में ही उनको रखा हुआ था, और इस कारण से उन्होंने उत्साह से नए शिल्पों और कारीगरों को नहीं अपनाया था। वो दूरी ही हल्का सा बनाए रखते थे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये था, ऐसा था कि थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर मोहम्मद हबीब कहते हैं उतने बड़े पैमाने पर कोई इंप्रेस नहीं हुए उनके मॉडल से, उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हुए। इसलिए नए शिल्पों को चलाने के लिए जो तुर्की शासक थे उनको बड़ी संख्या में दासों की जरूरत होती थी, और उन्हें इसी आधार पर कहा कि जो मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तो जैसे जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, तो उसका उद्देश्य था एक दासों को, अच्छे दासों को पकड़ कर लाना, वही इसने भी किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण अभियान पर भेजा था मलिक काफूर को, तो कहा था वहां से अच्छे अच्छे दासों को पकड़ कर लाना। और फिरोज शाह तुगलक ने कुल 1,80,000 दासों को मेंटेन किया था, और दासों के निर्यात पर उसने प्रोत्साहन, नियंत्रण लगा दिया था, और 12,000 दासों को 36 कारखानों में लगाया था। इस बात का सबूत है, बर्नी दास बाजार की बात दिल्ली में करता है, तो उनका कहना है कि अगर निम्न जाति के लोग इन शिल्पों से जुड़े तो मुगल काल में चलकर जुड़ पाए, क्योंकि तब तक ज्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हुई, इस काल में तो कम से कम संभव नहीं है। और इसलिए शिल्प कारीगरी में एक अच्छी खासी संख्या दास कारीगरों की थी। तो यही जो तुम लोग जो आपत्ति कर रहे थे उसका जवाब सुन लो कि अगर हम दासों को हटा देंगे तो कारीगरी का एक बड़ा पार्ट ही निकल जाएगा, इसलिए श्रमिक में हमें दासों का भी नाम लेना पड़ेगा, भले ही उस पर कम ही खर्च राज्य ने किया हो, लेकिन कुछ तो खर्च होता था। और दूसरा हमारा जवाब है कि पहला जो मोहम्मद हबीब की जो नगरीय क्रांति की अवधारणा है, वो दासों की बढ़ती हुई संख्या उस नगरीय क्रांति की अवधारणा का खंडन कर रहा है। और दूसरा तर्क हमने यह दिया कि भाई, वो कहते हैं कि भाई शिल्प उत्पादन को प्रोत्साहन मिला और नगरों का विकास हुआ। तो यहां पर तर्क यह दिया जाता है कि जो नगरों का विकास हुआ किसी एक कारण से हुआ तो नहीं, अलग अलग नगर अलग अलग कारण से विकसित हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिल्प उत्पादन ने या नवीन शिल्पों को अपनाने का नगरों का विकास हुआ, क्योंकि नगरों का विकास तो एक काश में है नहीं। तो इसलिए आपकी जो नगरीय क्रांति की अवधारणा है वो विश्वसनीय नहीं। मैं तुम लोगों को समझा पाया? कोई दिक्कत तो नहीं? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब समाज की तरफ बढ़ेंगे, समाज और संस्कृति की तरफ। जाति व्यवस्था को मानकर नहीं चलते थे, और बताया जाता है कि जब उन्होंने इस्लामी बंधुता का नारा दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू जाति व्यवस्था हिल गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू जो शासक वर्ग के लोग थे उन्होंने 2 प्रकार की प्रतिक्रिया इसमें दिखाई। एक प्रकार की प्रतिक्रिया यह है कि जो कुछ पुराने कट्टर लोग थे, कट्टरपंथी थे, उन लोगों ने और भी ज्यादा जाति व्यवस्था को कठोर बनाने की कोशिश की कि हिंदू जाति व्यवस्था के लोग यहां से खिसक कर कहीं इस्लाम की तरफ न चले जाएं। इसलिए इस काल में नई टीकाएं लिखी गई और जाति व्यवस्था को और भी कठोर बनाने का प्रयास किया गया, और भी उसे कठोर बनाने का प्रयास किया गया। एक बड़ा आसान और सरल तरीका है जो जाति व्यवस्था के कसाव को थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि जो हिंदू जाति व्यवस्था में जो निचली श्रेणी के लोग हैं उनके लिए भी सहनीय बन जाए, वो इस्लाम की तरफ ना जाए। तो ऐसी चेष्टा तुमको निर्गुण भक्ति में देखेगी। निर्गुण भक्ति क्या है वो तो मैं भक्ति आंदोलन में आगे कराऊंगा, लेकिन आपने कबीर और नानक का नाम सुना होगा जिन्होंने जाति विभाजन को अस्वीकार किया था।
तो ये दूसरी चीज है। तो अब इसमें इरफान हबीब मानकर चलते हैं दो तीन चीजों, कहते हैं कि तकनीकी ने भी जातीय व्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा है, उनका मानना है। तो तकनीकी ने जातीय व्यवस्था पर प्रभाव छोड़ा है, इस संदर्भ में उनका यह कहना है कि जैसे जब तुर्क लोग आए तो वो फारसी चक्र सिंचाई के क्षेत्र में लेकर आए, जो कल भी मैंने बताया है आपको। तो फारसी चक्र में क्या हुआ कि उत्तर भारत में जो चले आ रहे थे पहले से, इन नॉर्थ इंडिया नॉर्मली यू विल फाइंड कि जो उत्तर भारत में पहले से चले आ रहे थे जाट जाति, और जाट जाति के लोग पहले पशु चारक थे, लेकिन अब वो कृषक के रूप में ढल गए। तो कृषक के रूप में ढल गए तो एक थियरी ये है जिसको मैक्स वेबर ने कहा है नाराजगी का सिद्धांत। हालांकि नाराजगी का सिद्धांत बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी वो ये कहता है कि निम्न जाति के लोगों का जब आर्थिक दशा अच्छी होती है, अपनी स्थिति से तो पहले से असंतुष्ट रहते हैं, जब आर्थिक दशा अच्छी होती है उनकी सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ जाती है और उस सामाजिक दर्जा में भी ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं। अब आज के समाजशास्त्री के लिए चिंता का दूसरा कारण है कि सभी जाति चाहते हैं कि हमको पिछड़ा घोषित करके आरक्षण में डाल दिया जाए। क्या ये तो पूरी थियरी ही बदल गई। गुजरात के पटेल, हरियाणा के जाट, यूपी और हरियाणा के जाट और गुर्जर, तो गुर्जर की तो वास्तव में बिजनेस में एग्रीकल्चर में उतना स्ट्रांग पोजीशन नहीं, लेकिन जाट और पटेलों का तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्यों है? तो एग्रीकल्चर की इनकम जब कम होती जाएगी और रोजगार में ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दिखेगा, तब तो जो भी एग्रीकल्चर क्लास है वो चाहेगा कि वे रोजगार की तरफ ही हम जाए। तो आप या तो ग्रामीण क्षेत्र को इतना विकसित कर दो या वैकल्पिक रोजगार का इतना साधन दे दो कि सरकारी सेवा में, जैसे दिल्ली का जो प्रॉपर लोग हैं वो कहाँ सरकारी सेवा में, उनको पूछो कि भाई आईएएस बनना है तो पूछेंगे कि उसमें तनख्वाह कितना है, तो इतना ही। अरे तो मैं दुकान पर बैठा दूंगा तो इतना कमा लेगा, महीने में इसे 2 गुने 3 गुने कमा लेंगे। तो एक जो मेंटेलिटी होती है तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। आपको गुजरात में, आपको दिल्ली में बहुत ज़्यादा सिविल सेवा का आकर्षण नहीं दिखेगा और बंगाल में नहीं दिखेगा। बंगाल में ऐसा नहीं कि आर्थिक, बंगाल के लोग अपनी संस्कृति को बहुत इनकलकेट करते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाना ही ज़्यादा नहीं चाहते। वो टीचिंग उनके लिए बहुत अच्छा है, लेक्चरशिप बहुत अच्छा है, उसी में इंजॉय करते हैं। कुछ कुछ कट के जाने लगे हैं, नहीं तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ ये जाट जाति के लोग थे, उन्होंने कृषि के पेशे को अपनाया तो उनकी स्थिति अच्छी हुई। तो कहते हैं इरफान में कुछ जाट हैं जो चले गए निर्गुण भक्ति में, गुरु नानक की शिक्षा की तरफ आकर्षित हो गए, और कुछ जाट है वो मथुरा के जो यूपी वगैरह के जाट है वो कृष्ण भक्ति की तरफ चले गए। अपनी स्थिति से उनको भी असंतोष था। फिर उसका दूसरा प्रभाव तुम देखते हो तकनीकी का, कि जब नवीन तकनीकी आई तो जैसे जुलाहा जाती थी कबीरदास के, तो उत्पादन से जुड़ी तो उनकी आर्थिक दशा अच्छी हुई। जुलाहा जाति तो बेसिकली कपड़ों की बुनाई का काम करती थी ना। कबीरदास के पूरा दोहा देखते हो कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो उनकी आर्थिक दशा अच्छी हुई तो उनकी भी सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ी। तो जाति व्यवस्था, खत्री जाति पंजाब की थी जैसे नानक थे, तो उनकी स्थिति अच्छी हुई तो उनकी सामाजिक अपेक्षा बढ़ी, तो उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया जो निर्गुण भक्ति के रूप में देखते हो। जाति व्यवस्था का प्रभाव है। अब महिलाओं की दशा में तुमको अंतर नजर आएगा कि सामाजिक बुराइयां तो पहले से ही प्रचलित थी, बाल विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, इन सब का प्रचलन तो पहले से ही चला रहा था। अब जब तुर्कों के आगमन के बाद तो और भी असुरक्षा की भावना महिलाओं में आई, तो उसके कारण एक तो जौहर प्रथा की शुरुआत हो गई। जो जौहर प्रथा आप देखते हो, जौहर जैसे महिलाएं, आप तो पद्मावत में देखा ही होगा या सुना होगा, तो जौहर प्रथा का प्रचलन हो गया। और पर्दा प्रथा पहले से आंशिक रूप से शुरू हो गई थी, पर्दा प्रथा को विशेष रूप से इस काल में प्रोत्साहन मिला, क्योंकि महिलाओं को तुर्की आक्रमणकारियों से बचाने के क्रम में उन्हें सुरक्षित रखने की बात हुई, तो पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन मिला। ये चीजें समाज में आपको विशेष रूप से परिवर्तन दिखेगा। तो आप न्योछावर, वो एक क्या कहोगे, एक हिंदू रिचुअल होता था। वो न्योछावर प्रथा जो होती थी वो मतलब क्या कहोगे, वो कोई सोशल टैबूज नहीं था। कौन सा? नहीं, समर्पण नहीं, वो कुछ अनुष्ठान होता था जिसमें मतलब लड़कियों को, मतलब एक जैसे नहीं होता है, क्या कहोगे, गोद भराई रस्म होती है ना, तो उसी तरह का एक न्योछावर
रस्म होता था, वो रस्म है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। नेक्स्ट वन लिखिएगा। हाँ, हाँ लिखिएगा। पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा, पॉइंट फर्स्ट में लिखिएगा। हाँ, हाँ, हाँ। मेंटली अलर्ट हो सभी लोग? पानी वानी पीना चाहोगे? पूरा पूरा अटेंशन मुझे दे रहे हो ना? हाँ। अब थोड़ा सा शांत होकर सुनो। देखो, एक्चुअली हिस्टोरियन की अपनी एक थियरी है। थियरी यह है कि कोई भी अगर जातीय व्यवस्था निचली अवस्था में होती है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होता है, तो वह अपनी सामाजिक स्थिति को स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो उसके मन में एक सामाजिक विद्रोह का स्वर फूटने लगता है, क्योंकि अब उसकी सामाजिक लालसा भी बढ़ जाती है कि हमारी समझ, जैसे तुम देखोगे महाराष्ट्र, इतने सारे अछूत जातियां थी, लेकिन महाराष्ट्र क्यों महाराष्ट्र में उतने सक्रिय हुए थे? अम्बेडकर से पहले भी, अम्बेडकर से पहले वहां पर एक जाति सुधारक हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल बाबा वालंकर। तो उन्होंने महारों को पहले संगठित किया था, फिर अम्बेडकर 1920 के दशक में सक्रिय हुए थे। वो गोपाल बाबा वालंकर 19वीं सेंचुरी के एंड में हो गए थे। ज्योतिबा फूले आप देखो महाराष्ट्र में पहले थे, वो तो माली जाति के थे, वो मतलब मध्यवर्ती जाति थी, मतलब माली जाति उसमें श्रेणी में नहीं आती थी, लेकिन वो भी अछूतों के लिए रखते थे बहुत ज़्यादा। तो खैर मैं आपको ये बताना चाहता कि ये एक थियरी है, इसको आप भी मानिए कि निम्न जाति में थोड़ी सी स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो सामाजिक अपेक्षा बढ़ेगी। तो बेसिकली इरफान हबीब ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इरफान हबीब है जिसको कहते हो पक्का मार्क्सवादी, इसलिए इस गवर्नमेंट से उनका नहीं बनता है। तो उसमें है क्या कि इरफान हबीब की जो थियरी इन्होंने दी है जाति व्यवस्था के ऊपर, तो उनका ये है तो बहुत मिडिवल हिस्ट्री के इतने, अब देखो इसलिए क्वेश्चन ही उन्हीं के बुक से 2017 में सीधा पूछा है, क्योंकि आप कितना भी कुछ करोगे तो मध्य जो मिडिवल हिस्ट्री जो इंडिया में पढ़ेगा तो उनकी शिष्य परंपरा तो बहुत लंबी चौड़ी है ना, यहाँ से लेके हर टॉप यूनिवर्सिटी में है, और वो आज के इंडिया के मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरियंस में वो हैं, चाहे रोमिला थापर हैं, तो ये सब तो बड़ा रिप्यूटेड स्कॉलर्स है, प्रभात पटनायक हैं। तो इन लोगों को ये करना, हालांकि आपस में भी इन लोगों को मतभेद है स्लाइटली, लेकिन एक हिस्टोरियन के रूप में है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में रहते हो तो मतभेद होना तो बहुत ही नेचुरल होता है। तो उसमें इनका जो थियरी है वो थियरी ये कहती है कि जैसे पहला जो मैंने आपको बताया उसमें उनका ये तर्क है कि पहले जाट जाति होती जो पशु चराती थी, तो स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, और उत्तर भारत का क्षेत्र तो उपजाऊ है ही, अब जाट पंजाब में है या यूपी में है, तो उन्होंने देखा कि भाई पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में, तो उसमें क्या है कि अब हरियाणा वाला इधर जो पार्ट है उसमें कुछ तो नहर सिंचाई से उनको फायदा हुआ, लेकिन फिर भी हरियाणा का बहुत बड़ा पार्ट था जो नहर सिंचाई में नहीं आ पाया, चाहे दिल्ली का पार्ट है नहीं आ पाया, और मथुरा यूपी में तो फिर नहर वाला प्रॉब्लम वहां भी रहा। तो वहां पर क्या हुआ कि जब फारसी चक्र जब शुरू हो गया तो कुएं से ही बहुत बेहतर सिंचाई हो गई। तो उससे क्या हुआ कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर को अपनाया, भूमि उपजाऊ थी तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई थी, उनकी सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ी। तो जो सिख पंथ में जो इतने सारे जाट गए या फिर कृष्ण भक्ति में गए, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सामाजिक दर्जा ऊंचा प्राप्त करने की बेचैनी थी। अच्छा, अभी तुम गांव में एक चीज देखते होगे कि अब जो अधिकतर मठ और मंदिर पर जो साधु बन के बैठते हैं वो निम्न जाति के लोग होते हैं, और जब वो बन जाते हैं तो उनको तुम महंत का दर्जा दे के सम्मान करने लगते हो। पता नहीं तुम लोग को एक्सपीरियंस है या नहीं। मतलब ये कोई जो ही नहीं कि ब्राह्मण ही, ब्राह्मण का तो बहुत सारा पेशा, कोई भी बन के बैठ गया, कोई भी साधु बन गया, धुनी रमा दिया, जहां पता चला निम्न जाति से नहीं, धुनी रमा दिया तो उसका सामाजिक दर्जा ऊंचा होना है, तुम भी प्रणाम करने लगोगे, प्रसाद वगैरह मांगने लगोगे, आशीर्वाद लेने लगोगे। तो जो धर्म है वो धर्म भी एक सामाजिक उत्थान को बनाए रखने का साधन है और आक्रोश व्यक्त करने का साधन है। तो निर्गुण भक्ति जो सिख पंथ का है, तो गुरु नानक ने जाति व्यवस्था को, सिख जो इस पंथ को मानता है वो सिख, शिष्य से सिखाया। संगत नाम आज भी देखते हो कि लंगर है, लंगर में सभी जाति के लोग मिलकर खाइए, कोई जाति पाते नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं सामाजिक दर्जा को ऊंचा उठा रहा है ना। वही कबीरदास के साथ हुआ। जैसे ये
तुम देख रहे हो कि जाटों के साथ हुआ तो जाट लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ गए। कृष्ण भक्ति भी तो जाति व्यवस्था की, राम भक्ति की तरह जाति व्यवस्था की कठोरता को कृष्ण भक्ति बहुत मानता नहीं है। एक बार जब आप भक्ति में रम गए और जब संकीर्तन में लीन हो गए तो कौन ऊंच और कौन नीच, सब कृष्ण के भक्त भावना में डूब गए। तो कृष्ण भक्ति में तो बहुत ज्यादा मर्यादा वाली बात नहीं है ना, जैसे राम भक्ति में। और उधर निर्गुण भक्ति है गुरु नानक का, वो जाति व्यवस्था को अस्वीकार करके ही चलती है। तो यहां पर इनका कहना है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, इस कारण से उन्होंने एक सामाजिक मूवमेंट को समर्थन दिया और सामाजिक क्षेत्र में एक परिवर्तन लाया। और वही चीज हुई उत्तर भारत में जुलाहा जाति की या पंजाब में खत्री जाति की। गुरु नानक खत्री जाति से थे और कबीर जुलाहा जाति से थे, तो नए जो शिल्प आए तो कपड़ों की बुनाई बढ़ी, तो बढ़ी तो इनका इकोनॉमिक आर्थिक आमदनी बढ़ी। ये तो नगर बेस्ड थे, तो आर्थिक आमदनी बढ़ी तो इनका सामाजिक दर्जा के लिए बेचैनी बढ़ी। तो कबीरदास को देखो, जाति व्यवस्था पर ऐसी कठोरता से प्रहार करते हैं, मंदिर मस्जिद सब पर प्रहार किया। और गुरु नानक को देखो, गुरु नानक ने भी एकदम जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और वो ऊंच नीच सभी बराबर हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो जाति के प्रति मतलब जाति व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश का स्वर आया, वो कहीं ना कहीं निम्न जाति से उच्च उठने की एक प्रवृत्ति को दर्शाती है। और ये कहीं ना कहीं आर्थिक होती हुई दशा को दर्शाती है, और आर्थिक हो रही दशा को दर्शाती है। और आर्थिक दशा के विकास में वो नवीन तकनीकी और नवीन आर्थिक संबंधों का प्रभाव है जो तुर्की शासन ने पैदा किया था। इतना तक मैं समझा पाया या और किसी को कोई? सब समझ गए? आगे बढ़ूं? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो दास व्यवस्था वाला ले रहा हूं, जैसे एक पॉइंट महिला वाला तो सब लोग तुम लोग को समझ में आ जाएगा, और जो दास व्यवस्था का पॉइंट ले रहा हूं वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो मैं दास व्यवस्था का जो पॉइंट ले रहा हूं वो पहले ही तुमको बता चुका हूं कि नवीन तकनीकी के संचालन के लिए बड़ी संख्या में दासों की जरूरत, यही मैं शॉर्ट में कराऊंगा। इस कारण से दास व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये भी तो सामाजिक प्रभाव हो ही गया ना। और एक दूंगा कि महिलाओं, तुर्की आक्रमण के काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा और जौहर प्रथा जैसी बुराइयों को प्रोत्साहन, यही 2 पॉइंट हमको देना है। हो जाएगा आप लोग? ये दोनों पॉइंट समझ गए ना आप लोग? ये दास व्यवस्था को प्रोत्साहन सल्तनत काल में नवीन तकनीकी के कारण मिला, जो पीछे समझाया है, ये कितने लोग समझ रहे हो? कुछ लोग नहीं समझ रहे हो क्या? जैसे देखो, ये तर्क है, इरफान हबीब का तर्क है। कुछ तुमको कर देखो, अगर तुम लोग कुछ हेल्प करोगे अपने आप को समझने के लिए, तभी मैं समझा पाऊंगा ना। मैं तुम लोग को सबके प्रश्न को जवाब देने के लिए तैयार हूं। खुलकर सामने आओगे, बताओगे कि ये पॉइंट देखो, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, तुम्हारा सीनियर भी नहीं जान रहा होगा। तुम जिनके पास तुम दीक्षा के लिए जाते होगे उनसे ही तुम डिस्कस करके पूछ लेना, वो नहीं जान रहे होंगे। तुम पहली बार में ये चीज जान रहे हो तो तुम लोगों के चेहरे पर हवा ही नहीं उड़ना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हम ये चीज जान रहे हैं, पहले हमारे 5 वर्ष पहले से जो सक्रिय है वो भी नहीं जान रहे। तुम लोग इसके वैल्यू को नहीं समझे। तुम्हारा नोट जब तुम्हारा सीनियर पढ़ेगा तब उसको बेचैनी हुई, अब मैंने क्या किया अब तक। तुम लोगों को तो अति परिचय होत है, अरुचि अनादर भाई, मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। ये सब थियरी है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमए किया होगा हिस्ट्री से, वो सब भी वहां नहीं समझा होगा, वो मेरे क्लास में आके समझता है। और तुम लोगों को पहली बार कोई इंजीनियर हो, कोई ये है, और पहली बार तुम इरफान हबीब की थियरी समझ रहे हो, मोहम्मद हबीब की नगरीय क्रांति समझ रहे हो, लेकिन मुंह ऐसे बना के बैठे हुए जैसे मातम पोसी कर रहे हो। पहले तुम इस बात को समझो कि लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। तुम लोग को मैं हिस्ट्री में क्यों ये दावा कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम लोग हिस्ट्री के इस वैल्यू को समझोगे तो दूसरे ऑप्शनल वाले जो अलग अलग बच्चे अपने ऑप्शनल पर वैसा कमांड नहीं रखेंगे जैसा तुम हिस्ट्री पर रखो, इसलिए हिस्ट्री में तुम्हें मार्क्स आएगा। तो तुम पहले इन चीजों को समझो। क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं यूज होता है, कहीं इनडायरेक्ट यूज होता है, कहीं अगर इनडायरेक्ट ना भी यूज हो तो जानते हो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तुमको भले ही आज सीरिया की समस्या ही लिखने के लिए तुमको यूपीएससी में आए, लेकिन अगर तुमको बैकग्राउंड नॉलेज है तो उसको जो तुम क्वेश्चन स्टार्ट और एंड कर दोगे ना, वही बाकी बच्चों से तुम्हारे आंसर को अलग कर देगा। तो तुम लोग कहते हो ना सर शुरू नहीं हो पाता है, लाइन कैसे? लाइन इसलिए कि तुम्हारे पास आइडियाज नहीं है ना। आइडिया जब दूर दूर से लोगे तो तुरंत शुरू करने में तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो मेरी बात को समझो। दास व्यवस्था वाले बताता हूं, उनका एक सिंपल सा थियरी है, तुम लोग मेंटली अलर्ट हो।
उनकी सिंपल सी थियरी ये है कि मोहम्मद हबीब ने कहा कि जब वो नवीन तकनीकी और शिल्प लेकर जब आए तुर्की लोग, तो भारतीय जाति व्यवस्था में जो निचली जाति के लोग हैं वो भी काफी उत्साहित हुए और बड़ी तत्परता से उन्होंने इन शिल्प और कारीगरी को अपनाया, क्योंकि निम्न जाति के लोगों के लिए भी उन्होंने नगरों का दरवाजा खोला। तो इस कारण से नगरीय क्रांति। इरफान हबीब ने कहा कि नहीं, आरंभ में वो आशंकित थे नए शासक वर्ग से, इसको पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए निम्न जाति से होते हुए भी बड़ी उत्साह से, नहीं तो ऐसा होता धर्मांतरण इंडिया में नहीं होता, कहां हुआ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण, कहां इस्लाम को अपना लिया बंधुता की बात। ये भी देख रहे थे कि भाई एक ठग तो ये है जो दबा रहा है, दूसरा ठग कहीं वो तो नहीं, और ठगे भी गए। जुलाहा जाति गई जाके धर्मांतरित हुई कबीरदास से पहले। तो लोग क्या होता था कि जो नए धर्मांतरण आते थे उसको फिर वो सेकेंड क्लास करार दे देते थे, उसको भी एक तरह से निम्न दशा। तो कबीरदास की स्थिति क्या है, ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदू है ना मुसलमान है, जितना जितना मंदिर देख के भड़कते हैं उतना ही वो मस्जिद देख के ही भड़कते हैं। एक तरफ कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और दूसरी तरफ कहते हैं ब्राह्मणों को कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भय चक्की भली पीस खाए संसार। तो इधर वो हिंदुओं पर भी प्रहार करते हैं, ब्राह्मणों पर भी, उधर उलेमाओं पर भी प्रहार करते हैं, क्योंकि ना हिंदू ना मुसलमान की स्थिति। तो ऐसा तो वास्तव में उनके साथ भी धोखा हुआ, धोखा तो इस्लाम में भी मिला इनको। तो शुरू में ये आशंकित थे कि हम उसको ना जाए, इसलिए उनका कहना है इरफान हबीब का कि इन शिल्पों को चलाने के लिए बड़ी संख्या में दासों की जरूरत पड़ी, इसलिए दास व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। तो अगर शिल्पों के कारण दास व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला तो दास व्यवस्था तो एक सामाजिक सच्चाई है ना, तो हम इसको समाज पर प्रभाव में दिखा रहे हैं। आप लोगों को आपत्ति क्लियर हुआ? यही बताना है। क्या लिखा आपने? नहीं, बी में क्या लिखा था? नानक कबीर लिख दिया है, लिख दिया है ना नानक। सी लिखिए, धर्म को निगल सके। यहां पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण नहीं कराया जा सका, और बड़ी संख्या में धर्मांतरण नहीं कराए जाने के कारण यहां पर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे अल्पसंख्यक के रूप में ही रह गए, परंतु एक लंबे समय तक साथ साथ रहते हुए दोनों ने एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ा, और फिर हिंदुस्तान में समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। तो पहले ये इंट्रोडक्शन तो तुम लिख ही लो कि जहां भी जरूरत हो सकता है कहीं भी तुम्हारे उपयोग में ये आ जाए। लिखो, लिखिए हाँ, कि हिंदू धर्म एक सर्वग्रासी धर्म रहा था। हिंदू धर्म एक सर्वग्रासी धार्मिक पंथ रहा था। सर्वग्रासी लिखने में दिक्कत होगी, लिख देता हूं, इस पर देख लेना। सर्वग्रासी माने सब कुछ ग्रहण कर लेने वाला। हाँ, सर्वग्रासी माने सब कुछ। हाँ 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 कि हाँ देखिए, भारत में जो भी विरोधी मत मतांतर और दृष्टिकोण रहे, भारत में जो भी विरोधी मत मतांतर और दृष्टिकोण रहे थे, उसे उन्होंने अपने में समाहित कर लिया। उसे उन्होंने अपने में समाहित कर लिया, अपने में समाहित कर लिया। उसी प्रकार इस्लाम भी जिन क्षेत्रों में गया था, वहां उसने वहां के धार्मिक पंथों को मिटाकर अपना प्रसार किया। इसलिए मुस्लिम जिन क्षेत्रों में भी गए, वहां वे शीघ्र ही
वहां वे सिख शीघ्र ही अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन गए। वहां वे शीघ्र ही अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन गए, बहुसंख्यक बन गए, से बहुसंख्यक बन गए। हाँ, परंतु हिंदुस्तान में इस्लाम, हिंदुस्तान में इस्लाम बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं करा सका, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं करा सका, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण नहीं करा सका। हाँ, फिर हिंदुस्तान की भूमि पर न तो हिंदू धर्म इस्लाम को, और ना ही इस्लाम हिंदू धर्म को, अपने में समाहित कर सका। हिंदू धर्म को अपने में समाहित कर सका, समाहित कर सका, किंतु एक लंबे समय तक साथ साथ रहते हुए, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित कर, समन्वित संस्कृति का विकास किया। दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित कर समन्वित संस्कृति का विकास किया। समन्वित संस्कृति का विकास किया। यह समन्वित संस्कृति मध्यकालीन भारत के इतिहास की अनुपम धरोहर है। यह समन्वित संस्कृति मध्यकालीन भारत के इतिहास की अनुपम धरोहर है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की अनुपम धरोहर है। तो एक मिनट बुकलेट लाओ, तो कल का मैं होमवर्क दे देता हूं, थोड़ा पढ़ लेना। ये इस पैराग्राफ का मतलब समझा? अगर नहीं समझा होगा तो कल पूछ लेना मुझसे। तो मैं, चूंकि तुम लोग को लेट हो रहा है मैं समझ रहा हूं, तो मैं फ्री कर देता हूं। लेकिन भक्ति सूफी कराऊंगा। आप देखो, भक्ति सूफी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कुछ चीजें हमें तुम लोगों को इसे भी होमवर्क देना पड़ेगा। तो पीस संख्या 115, 115, 116, 117, 118 और 119। 115 से 19 4 पे तो पढ़ ही लोगे तुम लोग। तो जैसा मैंने बताया वैसा बढ़िया ढंग से पढ़ के आना। तो 115 से 119, ओके।